सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र आधार होना चाहिए। क्या बताया गया है कि सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक उपयोगिता को मतलब जो सभी के लिए उपयोगी हो वो न्याय। क्या बताया गया? न्याय को एकमात्र आधार या स्रोत बताया है, जिसको माध्यम बताया गया है। जेरेमी बेंथम क्या बताते हैं सर्वहित के बारे में? आधुनिक काल में जेरेमी बेंथम द्वारा प्रतिपादित जो शब्द है उनके द्वारा क्या बताया गया है जेरेमी बेंथम के द्वारा कि ये सार्वजनिक जो वस्तु है, सार्वजनिक वस्तुओं सेवाओं इत्यादि का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग सार्वजनिक वस्तुओं सेवाओं का वितरण उपयोगिता के आधार पर हो। वितरण किस आधार पर होना चाहिए? सार्वजनिक वस्तुओं या सेवाओं का जो वितरण है वो उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। उपयोगिता के आधार पर ही सार्वजनिक वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग होना चाहिए। ऐसा किसके द्वारा बताया गया? जेरेमी बेंथम। किसके विचार हैं? जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम के द्वारा बताया गया कि सार्वजनिक वस्तुओं सेवाओं का वितरण उपयोगिता के आधार पे होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज इसमें ये चीज बताई गई है कि उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए जिसका सूत्र अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। आधार क्या बताया गया है? आधार है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। मतलब इसका आधार ये बताएंगे कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही। जेरेमी बेंथम ने बताया सार्वजनिक वस्तुओं का जो वितरण इस आधार पर होना चाहिए उपयोगिता के आधार पे, और अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे क्या किसकी प्राप्ति होनी चाहिए? सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। और जॉन स्टुअर्ट मिल क्या बताता है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। जॉन स्टुअर्ट मिल न्याय को कैसा माना? सामाजिक उपयोगिता प्रमुख आधार। मतलब जॉन स्टुअर्ट मिल ने सामाजिक उपयोगिता का प्रमुख आधार किसे बताया गया है? मतलब इस न्याय को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया है। सामाजिक उपयोगिता का प्रमुख आधार माना है किसने? जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो विचार है उसमें बताया गया है कि सामाजिक उपयोगिता का प्रमुख आधार ही न्याय क्या है? न्याय है। प्रमुख आधार न्याय माना है। ठीक है। और दूसरी चीज कि उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है।
ठीक है। तो इस तरीके से न्याय से संबंधित आधुनिक काल और मध्यकाल में हमने पढ़ा और अरस्तु के बारे में विचार जो न्याय संबंधी विचार उनके बारे में अध्ययन किया। अब जो नेक्स्ट हमारा बिंदु होगा जॉन नॉक्स के न्याय संबंधी विचार, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे आज न्याय के संबंध में। न्याय में हमने कल प्लेटो के विचार पढ़े थे। प्लेटो की द्वारा दी गई न्याय से संबंधित अवधारणा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। अरस्तु न्याय के संबंध में किस तरीके से अपने विचार प्रकट करता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, अरस्तु प्लेटो के शिष्य अरस्तु, प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। प्लेटो शिष्य कौन? अरस्तु। प्लेटो के शिष्य अरस्तु के अनुसार अरस्तु क्या कहता है न्याय के संबंध में कि न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से। न्याय का सरोकार किससे बताया गया है? न्याय का सरोकार यानी अरस्तु के द्वारा न्याय का जो सरोकार वो मानवीय संबंधों के नियमन से। न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन। न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से बताया गया है। यानी अरस्तु के अनुसार प्लेटो के जो शिष्य अरस्तु है, अरस्तु ने न्याय का जो सरोकार, न्याय का जो संबंध है वो किससे बताया गया? मानव के नियमन से। मानव के जो नियमन है, नियमों से बताया गया है। और अरस्तु का विश्वास था न्याय के संबंध में। अरस्तु जो अपना जो विश्वास प्रकट करता था उसमें बताया गया कि लोगों के मन में न्याय के बारे में, यानी लोगों के मन में न्याय के बारे में जैसी धारणा के कारण, यानी एक जैसी धारणा, मतलब न्याय के बारे में क्या बताया गया है कि लोगों के मन के अंदर ऐसे विचार थे कि न्याय के बारे में ऐसी धारणाएं प्रस्तुत की गई थी। लोगों के मन में ऐसी धारणाएं थी, ऐसे कारण थे। धारणा के कारण ही राज्य अस्तित्व में आता है। मतलब न्याय से है तो राज्य क्या आता है? राज्य अस्तित्व में आता है। यानी लोगों की धारणा से ही राज्य क्या आ रहा है? अस्तित्व के अंदर आ रहा है। यानी राज्य अपना अस्तित्व दिखाता है, अपना अस्तित्व दिखाता है, यानी राज्य की स्थिति प्रकट हो जाती है। ठीक है, ये किसके द्वारा बताया गया है? अरस्तु के द्वारा बताया गया। अब अरस्तु क्या कहता है कि वितरण न्याय के अंतर्गत पद, प्रतिष्ठा और धन संपदा का वितरण, यानी वितरण कैसा होना चाहिए? न्याय के अंदर क्या बताया गया है? न्याय में वितरण, पद, प्रतिष्ठा, यानी वितरण जो बताया गया है वो पद, प्रतिष्ठा और धन संपदा का वितरण। पद, प्रतिष्ठा और धन संपदा का जो वितरण है, मतलब वितरण किस प्रकार से? पद, प्रतिष्ठा और धन संपदा का वितरण अंकगणितीय अनुसार से नहीं होना चाहिए। इस आधार पर नहीं होना चाहिए, अंकगणितीय अनुसार नहीं होना चाहिए। अंकगणितीय अनुसार नहीं होना चाहिए। मतलब क्या बताया गया है इसमें कि न्याय में जो वितरण है, न्याय के अनुसार जो वितरण हो, पद, प्रतिष्ठा और धन संपदा का जो वितरण है, इन सभी का वितरण अंकगणित के अनुसार नहीं होना चाहिए। अंकगणित के अनुसार नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ क्या बताया गया? नहीं होना चाहिए।
बल्कि रेखा गणितीय होना चाहिए। बल्कि कैसे होना चाहिए? बल्कि रेखा गणितीय। अब रेखा गणितीय और अंक गणितीय से तात्पर्य कि अंकों के आधार पर एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग या 10 लोग, 20 लोग, इस तरीके से इनका वितरण नहीं होगा रेखा गणितीय। रेखा गणितीय का मतलब होता है क्रमबद्ध, क्रमबद्ध हो गया ये। रेखा गणितीय का मतलब क्या है? रेखा खींची, मतलब इस लाइन का पूरा हमने क्या कर दिया? विकास कर दिया। फिर दूसरी लाइन स्टार्ट कर दी, इसका विकास कर दिया। तीसरी, इस तरीके से हमारे नॉलेज के अंदर रहेगी। तो इस तरीके से वितरण होना चाहिए। वितरण इस तरीके से होना चाहिए। रेखा गणितीय आधार पर वितरण बताया है। किसके द्वारा बताया गया? अरस्तु के अनुसार जो वितरण बताया गया न्याय का, वो किस रूप में बताया गया? रेखा गणितीय आधार पर वितरण प्रस्तुत किया गया है अरस्तु के अनुसार। ठीक है। और साथ ही इसमें ये चीज बताई गई है कि अर्थ यह है, इसका अर्थ क्या बताया गया है कि इसमें सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। यह है कि सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि प्रत्येक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। दूसरी बात क्या बताई? पहली बात और दूसरी बात ये बताई गई है सभी को बराबर हिस्सा नहीं मिले, जबकि सभी को बराबर हिस्सा नहीं मिले, जबकि किस आधार पर मिलना चाहिए हिस्सा? जबकि योग्यता के आधार पर क्या होना चाहिए? सभी को बराबर हिस्सा नहीं मिले, जबकि योग्यता के आधार पर हिस्सा मिलना चाहिए। यानी उनको न्याय इस आधार पर मिलना चाहिए कि जब योग्य व्यक्ति है वही सामने आ पाएंगे और अयोग्य व्यक्तियों को उनसे दूर रखा जा सकता है। तो पद और प्रतिष्ठा और सम्मान, ठीक है, धन संपदा का जो वितरण अंक गणितीय आधार पे नहीं हो कि किस आधार पर होना चाहिए? रेखा गणितीय क्रमबद्ध तरीके से हो, लेकिन सभी को बराबर हिस्सा नहीं देते हुए किस आधार पे करना चाहिए? योग्यता के आधार पे उनको उनका हिस्सा प्राप्त होना चाहिए और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। जिसकी जैसी योग्यता है उसको उसी के अनुसार उसका हिस्सा उसको प्राप्त होना चाहिए। अब अरस्तु के अनुसार न्याय के दो रूप, अरस्तु के अनुसार न्याय के दो रूप बताए गए हैं। अरस्तु के अनुसार न्याय के दो रूप। अब दो रूप कौन से बताए गए हैं? एक होता वितरणात्मक न्याय, एक न्याय तो कैसा बताया गया? वितरणात्मक न्याय बताया गया, और दूसरा सुधारात्मक न्याय, दूसरा बताया गया सुधारात्मक न्याय। तो न्याय दो प्रकार के बताए गए। अरस्तु के अनुसार न्याय के दो रूप बताए गए हैं, जिसमें पहला वितरणात्मक न्याय और दूसरा बताया गया सुधारात्मक न्याय। तो न्याय के दो रूप अरस्तु के द्वारा कौन कौन से बताए गए हैं? क्या बताओगे? वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। तो न्याय के दो रूप बताए गए हैं अरस्तु के अनुसार। अब सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं वितरणात्मक न्याय के बारे में। वितरणात्मक न्याय के बारे में हम जानते क्या है वितरणात्मक न्याय। अब वितरणात्मक न्याय के अंदर बताया गया कि वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत शक्ति एवं संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता व योगदान के अनुसार शक्ति व संरक्षण का जो वितरण है व्यक्ति की योग्यता व योगदान के अनुरूप शक्ति व संरक्षण का वितरण
व्यक्ति की योग्यता एवं योगदान के अनुरूप होना चाहिए। यानी शक्ति व संरक्षण का जो वितरण है किस आधार पर होना चाहिए? व्यक्ति की योग्यता एवं योगदान के अनुसार उसका वितरण होना चाहिए। यह आनुपातिक समानता का पक्षधर है। दूसरा क्या बताया गया इसी के अंदर? यह आनुपातिक समानता का पक्षधर है। कैसा बताया गया? आनुपातिक समानता का पक्षधर बताया गया है। शक्ति व संरक्षण का वेतन व्यक्ति की योग्यता एवं योगदान के अनुरूप होना चाहिए। यह आनुपातिक समानता का पक्षधर बताया गया है। ठीक है। और दूसरी चीज कि लोगों को शासन की बागडोर तभी सौंपी जानी चाहिए। यानी लोगों को शासन यानी सत्ता की जो बागडोर है वो कब सौंपी जानी चाहिए? तभी सौंपी जानी चाहिए जिनमें शासन करने की योग्यता व क्षमता हो। यानी तभी व्यक्तियों को देना चाहिए, शासन का अधिकार देना चाहिए जब वो उसके योग्य हो। अयोग्य व्यक्ति को अगर शासन की बागडोर दे दी जाएगी तो वो सही तरीके से शासन संचालन नहीं कर पाएगा। और सही तरीके से शासन संचालन के लिए योग्य व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। ठीक है। और दूसरी चीज कि समानता की इस अवधारणा के अनुसार लाभ एवं उत्तरदायित्व, क्या बताया गया? लाभ एवं उत्तरदायित्व व्यक्ति की क्षमता व सामर्थ्य के अनुपात में ही होनी चाहिए। व्यक्ति की जो सामर्थ्य है, लाभ या उत्तरदायित्व तभी उसको देना चाहिए उसकी शक्ति के अनुसार। कि आप एक तो उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दे दें लेकिन वो जिम्मेदारियां निभाने लायक ही नहीं हो, केवल कुछ जिम्मेदारियों तक ही हो, पूरी जिम्मेदारी उसको दे दे तो कुछ हद तक ही उसकी शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार ही उसको क्या देनी चाहिए? जिम्मेदारियां देनी चाहिए। जो उसकी योग्यता या सामर्थ्य के अनुसार ही उस व्यक्ति को देना चाहिए, उससे अधिक उसको नहीं देना चाहिए। अगर अत्यधिक उसको जिम्मेदारियां दे दी जाएगी तो वो जो कार्य सही ढंग से कर सकता है उस कार्य को भी सही ढंग से नहीं कर पाएगा। दूसरा है सुधारात्मक न्याय। अब सुधारात्मक न्याय के बारे में हम पढ़ते हैं कि सुधारात्मक न्याय क्या है। ये था वितरणात्मक न्याय। ये क्या था? वितरणात्मक न्याय। अब सुधारात्मक न्याय, इसमें बताया गया कि अरस्तु का जो सुधारात्मक न्याय, इससे अभिप्राय ये बताया गया है, अरस्तु के सुधारात्मक न्याय से अभिप्राय है कि नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन की रोकथाम पर बल देता है। मतलब नागरिकों के अधिकार, जो नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं, नागरिकों के अधिकार के हनन। अब इसमें सुधारात्मक न्याय में चीज बताई गई है कि इसमें नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन, नागरिकों के अधिकारों के हनन, नागरिकों के अधिकारों के अन्य व्यक्ति द्वारा हनन पर रोक। किस चीज पे बल दे रहा है? ना कोई भी व्यक्ति है और उस व्यक्ति के अधिकारों का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है, तो उन हनन को रोकना है और रोकथाम पर बल दे रहा है। यानी कोई व्यक्ति किसी के अधिकारों का अगर शोषण कर रहा है, किसी के अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उस समय उस व्यक्ति को जो सुरक्षा प्रदान की जाती है, उस व्यक्ति को जो बल दिया जाता है, वही सुधारात्मक न्याय की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और दूसरी चीज, व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करे। दूसरा इसमें बताया गया है व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सुरक्षा
की रक्षा, यानी व्यक्ति के जीवन संपत्ति व सुरक्षा की रक्षा का भी क्या देता है, दायित्व देता है, स्वतंत्रता की रक्षा करे। ऐसा सुधारात्मक न्याय बताया गया है। और राज्य द्वारा की गई व्यवस्था को सुधारात्मक न्याय की संज्ञा देता है। और राज्य के द्वारा, यानी राज्य द्वारा व्यक्ति, राज्य द्वारा क्या की है, राज्य द्वारा की गई व्यवस्था, राज्य द्वारा की गई व्यवस्था राज्य द्वारा की गई व्यवस्था को भी सुधारात्मक न्याय की संज्ञा दी गई है। तो इस तरीके से जो अरस्तु का जो वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय है, दोनों में इस तरीके का ये अंतर बताया गया है कि ये कहां किस तरीके से कार्य कर रहा है और ये कहां किस तरीके से कार्य कर रहा। अब हम पढ़ेंगे मध्यकाल में न्याय संबंधी विचारों का हमारे द्वारा अध्ययन किया जाएगा। अब मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार क्या है, ये अरस्तु के न्याय संबंधी विचार थे, प्लेटो के न्याय संबंधी विचार हमारे द्वारा अध्ययन कर लिए। अब हम अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु के न्याय संबंधी विचार, सॉरी इसका मध्यकाल, अब देखो मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार क्या है। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार क्या रहे। अब देखो संत ऑगस्टाइन जो कि ईश्वरीय राज्य, सेंट ऑगस्टाइन क्या कहता है, यानी सेंट ऑगस्टाइन की जो ऑगस्टाइन ने अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन में न्याय को इसका महत्वपूर्ण अपरिहार्य तत्व माना है। यानी सेंट ऑगस्टाइन ने राज्य को कैसा माना है, ईश्वरीय राज्य। राज्य कैसा होना चाहिए, ईश्वरीय राज्य होना चाहिए। सेंट ऑगस्टाइन ये बताता है कि राज्य ईश्वरीय राज्य बताया गया है, यानी सेंट ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य के बारे में बताया न्याय को। ठीक है, इनकी रचना है द सिटी ऑफ गॉड। रचना कौन सी है, रचना द सिटी ऑफ गॉड, ये किनकी रचना बताई गई है, द सिटी ऑफ गॉड। सेंट ऑगस्टाइन की रचना का नाम क्या है, द सिटी ऑफ गॉड नाम से इनकी रचना है। और इस रचना के माध्यम से क्या बताया गया है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, वे केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। जिन राज्यों में न्याय नहीं है, वह चोर उच्चकों का राज्य है। मतलब जिस राज्य के अंदर क्या नहीं है, न्याय नहीं है, वहां विधि सम्मत कार्य नहीं किए जा रहे हैं, तो उस समय क्या बताया गया, उस राज्य को चोर उच्चकों का राज्य बताया गया है। मतलब अपराधियों के राज्य की संज्ञा दी है। तो ये किसके द्वारा बताया गया, सेंट ऑगस्टाइन के द्वारा बताया गया। और सेंट ऑगस्टाइन ने, जो सेंट ऑगस्टाइन है, उन्होंने परिवार व लौकिक, क्या बताया गया, परिवार व लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में अपने न्याय के जो विचार प्रस्तुत किए, विचार व्यक्त किए हैं, उसमें व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन की वह न्याय मानते हैं। यानी व्यक्ति क्या करे, व्यक्ति का कर्तव्य पालन, व्यक्ति का कर्तव्य पालन ही
ईश्वरीय, क्या बताया गया, ईश्वरीय राज्य है। व्यक्ति का कर्तव्य पालन ही ईश्वरीय राज्य, व्यक्ति का जो कर्तव्य पालन है वह क्या बताया गया, ईश्वरीय राज्य की संज्ञा उसको दी गई है। थॉमस एक्विनास, अब दूसरा जो लेखक है थॉमस एक्विनास, वो बताते हैं कि कानून व न्याय को, मतलब थॉमस एक्विनास, थॉमस एक्विनास, अब थॉमस एक्विनास बताते हैं किसके बारे में, न्याय के संदर्भ में बताते हैं कि कानून व न्याय, कानून व न्याय, कानून व न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए कानून व न्याय को संबंधित मानते हुए न्याय की निम्नलिखित परिभाषा दी है इनके द्वारा। अब कौन कौन सी परिभाषा दी है कि न्याय एक, थॉमस एक्विनास ने बताया कि समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। थॉमस एक्विनास क्या मानते हैं, समानता को न्याय का मौलिक तत्व बताया है। मतलब समानता को न्याय का मौलिक तत्व के रूप में बताया गया, यानी समानता बहुत ही आवश्यक है। न्याय का तात्पर्य यही है कि व्यक्तियों को अगर समानता का दर्जा प्राप्त है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, तो मतलब वो न्याय है, अन्यथा वो न्याय नहीं कहलाएगा। अब है कि आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा क्या है। आधुनिक काल के अंदर न्याय संबंधी धारणा के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा, ये मध्यकाल से संबंधित न्याय संबंधी धारणा थी। अब आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा मतलब विचारधारा, मतलब आधुनिक काल में न्याय, वर्तमान में न्याय से संबंधित धारणा क्या है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर न्याय के संदर्भ में अगर पढ़ा जाएगा तो उसमें बताया गया सर्वहित, मतलब सभी का हित, क्या बताया गया, सर्वहित, जिसमें सभी का हित समाहित हो, जिसमें क्या हो, सभी का हित समाहित हो, तो वह क्या